तो आप मेरे द्वारा बनाए गए अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो एकेडमी ऐप पर, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री एथिक्स तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में कई ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, काफी सारे फोटोज का इस्तेमाल करके, एनिमेशन का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग भी बने। तो डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो उसके पहले आपको सबसे पहले एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। आप फेसबुक और जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, उसी के साथ साइन अप भी कर सकते हो। और उसी के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का एक स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पर मेरे द्वारा जो कोर्सेज बनाए जा रहे हैं उसके वीडियोस दिखेंगे। आप किसी भी सेक्शन में जो डेमो लेक्चर्स है वो देख सकते हो, पीडीएफ भी आप देख सकते हो। और जब आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको नो एक्टिव प्लान दिखाई देगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी की वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो प्लान दिए गए हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग प्लान आएंगे, जो भी प्लान्स आपको चाहिए। और सबसे बेनिफिशियल 1 साल का है क्योंकि आगे जाकर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको इतने कम प्राइसेस में पूरे साल भर के में जितने भी कोर्सेज आएंगे सारे कोर्सेज एंजॉय करने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको अलग अलग जो पेमेंट ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, भीम का, नेट बैंकिंग का, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी जरिए आप पे कर सकते हो और जो वीडियोस है उन्हें एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। मतलब हमेशा आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज अगर आपका बेस्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में आपको सक्सेस मिले, लेकिन उस चीज का फायदा आपको दूसरे इसमें भी हो सकता है। इसीलिए जो भी आप प्लांट करना चाहो, जिस तरीके की सीड्स होगी उसी तरीके का आपको पेड़ जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो सीड्स है वो बेस्ट क्वालिटी की हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 16 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जूम्ड इमेज जो है वो भी दिखाई दे रही होगी। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। उसी के साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो कौन से नए वर्ड्स आप आज देख रहे हैं। पहला वर्ड आता है रेकलेसली। इसका मतलब होता है कि बिना डेंजर को कंसीडर किए, मतलब कि कोई अगर ऐसा काम करता है जिसमें सामने डेंजर है और फिर भी वो कर देता है, तो फिर उसे हम कहते हैं कि उसने वो रेकलेसली किया है, मतलब लापरवाही से। ठीक है, लापरवाही बरती है। मतलब कि अगर कोई बाहर जा रहा है बिना मास्क पहने, मतलब रेकलेसली जा रहा है ना। लापरवाही जो है वो वहां पर बरतता है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि रेकलेसली कॉल्ड हर फैट, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे उसने रेकलेसली फैट बोल दिया। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे वो हॉस्पिटल में ही पता चल रहे हैं। तो खैर, तो यहाँ पर रेकलेसली आपको मतलब समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर वर्ड है पाइल्ड। पाइल्ड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमे रहना। मतलब यहाँ पर क्या है, वस्तुओं का ढेर लग जाना। ऐसा होता है ना कि अगर आप काम ना करो, आज आपने काम नहीं किया, कल आपने काम नहीं किया, परसों आपने काम नहीं किया, तो काम जो है वो पाइल्ड अप होता जाएगा। अगर आपने कोई सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है और उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स है, तो अगर आपने 2 दिन तक पढ़ाई नहीं की तो जो आपकी पढ़ाई है वो पाइल्ड अप हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हीज बैड डीड्स piled up and finally he suffered for it। मतलब उसके जो गंदी चीजें थी, जो बुरी चीजें थी, वो पाइल्ड अप होती गई और फाइनली उसे सफर करना पड़ा उन सारी चीजों के लिए। तो इसे हम कहते हैं पाइल्ड अप। क्लियर है। तो रेकलेसली और पाइल्ड अप, ये 2 वर्ड्स अच्छी तरीके से आपको पता रहना जरूरी है। चलिए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉकडाउन अनलॉकडाउन डिबेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। उसी के साथ साथ जो फ्लाइट्स है वो अगर रिज्यूम होती है तो यहाँ पर रिस्क बढ़ेगा, कम होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट से रिस्क बढ़ेगा, डोमेस्टिक फ्लाइट से बढ़ेगा, उसके बारे में इसमें बात की गई है। ये वाला अगर आर्टिकल हम देखते हैं तो जो कोर्ट्स है, वर्चुअल कोर्ट्स, हमने उसके बारे में देखा हुआ है। 3 तरह के कोर्ट्स हमारे जो कन्वेंशनल होते हैं, फिर ऑनलाइन हो गया, फिर उसके बाद वर्चुअल हो गया। इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। क्या ड्रॉबैक्स है, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसलिए फिर से इस पर हम टाइम जो है वो वेस्ट ना करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर वीडियो आप देखिए, जिससे कि आपको एक लिंक जो है वो भी मिल जाए और सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जो ग्रेट डिप्रेशन आया था
ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, फाइनेंशियल डिप्रेशन जो आया था वो, और अब यहाँ पर कोरोना का जो डिप्रेशन आया हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है और सोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला कश्मीर लॉकडाउन के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। अब नेहरू लियाकत पैक्ट किस बारे में था, तो वो जो माइनॉरिटीज़ थे उनका यहाँ पर देखभाल करना है, वो सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हम देखेंगे उस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल जो है राहुल गांधी और जो हमारे एक्स गवर्नर रहे हैं तो उनके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या किया था, उनके साथ इंटरव्यू किया था, उन्हें सॉल्यूशंस के बारे में जो चीज़ें हैं वो पूछी थी। तो ये वाला आर्टिकल उसके ही बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से जितनी भी आर्टिकल्स हैं हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला आ रहा है लॉकडाउन अनलॉकडाउन डिबेट। अब यहाँ पर डिबेट जो है वो छिड़ी हुई है कि भैया यहाँ पर लॉकडाउन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोरोना वायरस केसेस देखिए पूरी दुनिया के मुकाबले में, तो यहाँ पर हमें इतने केसेस जो है पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, और उसके कंपैरिजन इतनी डेथ जो है वो देखने को मिलती है। रिकवर्ड पेशेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अब यहाँ पर केसेस जो है वो ब्राज़ील में खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो केसेस 85,000 के ऊपर चले गए हैं, और जो डेथ है वो अब 3,000 के आसपास आ गई है। रिकवर्ड पेशेंट जो है वो 30,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। 3,000 के आसपास डेथ जो है वो एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर पेंडेमिक जो है वो जाएगा या नहीं नियर फ्यूचर में, तो उसका डेफिनेटिव आंसर तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि नियर फ्यूचर में नहीं जाने वाला है। और इससे हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पर हमें कोरोना वायरस के साथ ही ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन जो है ये यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे डेली लाइफ पर लाए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बोलिए, हाइजीन बोलिए, मास्क पहनना बोलिए, एल्डरली जो है उनकी देखभाल बोलिए जो हायर रिस्क पर है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, हेल्थ केयर सिस्टम, उनको अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव यहाँ पर बनना पड़ेगा। सरकार ने बोल दिया है कि हमें यहाँ पर उसके साथ जीना सीखना है। इसका मतलब है कि जो नया लॉकडाउन यहाँ पर आने वाला है, लॉकडाउन भले ही रहने वाला है, 4.0 रहने ही वाला है, लेकिन ये नया लॉकडाउन जो है ये नए अवतार में रहेगा। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिले। लॉकडाउन अगर रिलैक्स किया जाता है बिना हेल्थ सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि लॉकडाउन जो है उसमें भी रिलैक्सेशन लाओ और जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है कोरोना वायरस मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है कि अगर हमें यहाँ पर लॉकडाउन जो उसमें रिलैक्सेशन लाना है, तो यहाँ पर बिना हेल्थ केयर सिस्टम को प्रॉब्लम दिलाए, बिना हेल्थ सिक्योरिटी को प्रॉब्लम दिलाए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं जिस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पर पहला यह है कि यहाँ पर कंटिन्यूस डिक्लाइन रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कोविड पेशेंट का क्या देखने को मिल रहा है लास्ट 14 डेज में। दूसरा है कि कंटिन्यूस डिक्लाइन जो डेथ रेट है क्या उसमें हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 14 डेज में। अगर ये सब येस है तो हम बेझिझक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो रिलैक्सेशन है वो दे सकते हैं। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ डेथ है जो डायरेक्टली यहाँ पर क्रिमेशन या फिर बरियल ग्राउंड से आई है, तो उसमें क्या हमें स्पाइक देखने को मिला है। क्या यहाँ पर जो इमरजेंस है नई कोरोना वायरस केसेस का लास्ट 14 डेज में क्या वो राइज देखने को मिल रहा है। हमारे केसेस अभी इस तरीके से जा रहे हैं, है ना, सीधे ऊपर की राह पर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो भी यहाँ पर इंक्रीज की गई है। बट ऑब्वियस है ना यार कि यहाँ पर टेस्टिंग जितनी आप बढ़ाओगे उतने ज़्यादा केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, जितनी टेस्टिंग आप कम करोगे केसेस जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टेस्टिंग यहाँ पर भरपूर हो रही है तो केसेस जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब उसी के साथ साथ नंबर मिनिमम 40% ऑफ द आईसीयू हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए इस पीरियड में, है ना। क्योंकि यहाँ पर ठीक है हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम लॉकडाउन रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पर एरिया वाइज और उसी के साथ साथ जो टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर अगर आप देखो इन्फ्लुएंस लाइक इलनेस जो है सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्या इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है? जो केसेस है यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस में, क्या यहाँ पर हम उनको देखकर रिलैक्स कर सकते हैं? ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। सफिशियंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, मतलब सीधा रेडी टू मूव कि यहाँ पर अगर केसेस स्पाइक हो गए तो सीधा लेकर जाओ और उनको क्वारंटीन करो, हम कर सकते हैं या नहीं? सफिशिएंट इन्वेंट्री जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं? नहीं तो क्या होगा कि ठीक है भैया हम लॉकडाउन जो है वो खोल रहे हैं, अब हर कोई बाहर जा सकता है। अब ऐसे सिनारियों में जो मास्क है वो अगर लोग लेने जाए, मास्क ही अवेलेबल नहीं है, लोग क्या करेंगे? खुलेआम बाहर घूमना शुरू करेंगे, मास्क ही अवेलेबल नहीं है, क्या करें? मास्क ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसे ही घूमना शुरू करेंगे, केसेस जो है वो और ज़्यादा स्पाइक हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन पर जो जजमेंट है वो यहाँ पर आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसे फाइट करने के लिए मास्क जो है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन का, हैंड वॉशिंग का, और यहाँ पर हॉस्पिटल में अर्ली रिपोर्टिंग का, मास अवेयरनेस कैंपेन का बहुत ज़रूरी है। तब जाकर हम कोरोना वायरस जो है उससे लड़ सकते हैं। अब देखिए कोरोना वायरस से लड़ना ये वैक्सीन के बिना अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है फ्लाइट जो है अगर वो रिज्यूम किए जाते हैं तो क्या होगा। एयर ट्रैवल जो है करंटली होल्ड पर है और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर जो है वो लिए हैं जिससे कि किसी को भी नुकसान ना हो, तो काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर कोविड फंड जो पीएम केयर्स में पैसा डाला गया था 3,000 करोड़ के आसपास, तो उसको भी किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसका भी यहाँ पर आंकड़ा जो है सरकार ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो बाकी कंट्रीज़ है, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, 1364 एयरपोर्ट है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने यहाँ पर फ्लाइट जो है वो रिज्यूम मतलब इफ़ फ्लाइट रिज्यूम होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, केसेस जो है वो अनइवनली अक्रॉस द ग्लोब हमें देखने को मिलेंगे। खासकर इंडिया और चाइना हम देखते हैं तो हायर रिस्क पर है अगर यहाँ पर जो केसेस है वो इंक्रीज होते हैं तो। अब यहाँ पर आप देखोगे हायर रिस्क पर कौन कौन सी एयरपोर्ट है, तो न्यू दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, अहमदाबाद, सिंगापुर, दुबई। तो ये जो एयरपोर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पर है। हाई रिस्क पर मतलब यहाँ पर केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। कितने हाई रिस्क पर है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो बोला गया है कि अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उससे ज़्यादा खतरा यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रैवल पर रहने वाला है। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो रही है, ठीक है, उससे जितना खतरा नहीं रहेगा उससे ज़्यादा खतरा यहाँ पर डोमेस्टिक इसमें रह सकता है। डोमेस्टिक इसमें यहाँ पर केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। 10 हाईएस्ट रिस्क एयरपोर्ट इंडिया में देखा जाए तो बॉर्डर है इंडिया एक्सेप्शंस बीइंग एयरपोर्ट इन दुबई एंड सिंगापुर, ठीक है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर ऑलरेडी है। और उसी के स्टडी जो है उसने ये भी अग्री किया है कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के जो साधन है वो अभी भी हमारे पास पूरे नहीं है। मतलब स्क्रीनिंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखा जाता है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कोई आया है स्क्रीनिंग के लिए, थर्मल यहाँ पर ले लिया, बॉडी टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि कितने ज़्यादा असिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। असिम्टोमेटिक मतलब क्या, उनको सिम्टम्स जो है वो नहीं है, मतलब बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, उसको कोरोना वायरस है, तो वो क्या करेगा, दूसरों को स्प्रेड जो है वो तो कर ही देगा ना। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट भी होता है। म्यूटेट मतलब क्या है कि ये वायरस आपके शरीर में गया है, ठीक है, और फिर आपके थ्रू ये और किसी को हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जब ट्रांसफर हो रहा है, ये वायरस जब ट्रांसफर हो रहा है तो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, चेंज हो रहा है। हो सकता है कि 100 लोगों के पास जाने के बाद ये जो आपके अंदर वायरस है और ये जो वायरस है ये कंप्लीटली अलग रहे, है ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग रहे, और फिर से अगर ये आपके शरीर में आता है तो हो सकता है कि इससे लड़ने के एंटीबॉडीज आपके शरीर में ना हो, तो फिर से इन्फेक्ट आपको कर सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं, 2 क्राइसिस एंड 2 लेसन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी देखा जाए तो कंप्लीटली रिसेशन में चल रही है। अगर IMF की माने तो रिसेशन जो है ये ग्रेट लॉकडाउन ट्रिगर्ड किया गया है, ये ज़्यादा इंटेंस है और ज़्यादा एक्सटेंसिव है। जो ग्रेट रिसेशन हमें देखने को मिला था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, GFC के टाइम पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, फैक्टर्स यहाँ पर जो कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब जो अभी हो रहा है, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब हमें जो ग्रेट रिसेशन के टाइम पर देखने को मिला था।
तो ये दोनों जो है इसमें फैक्टर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, बाकी भी फैक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को क्या डिफरेंस है, क्या सोल्यूशन उस टाइम के लिए था इस टाइम के लिए है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे मैं बोलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड है और ऐसे आर्टिकल आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी जो एक जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी वाइड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि बाकी क्रिटिकल डिफरेंसेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं इन दोनों में। क्या है पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ओरिजिन का, ठीक है, ओरिजिन का और ट्रांसमिशन का। अब अगर आप देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए थे ओरिजिनेट हुए थे फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट हुए थे फाइनेंशियल सेक्टर में। जैसे कि अगर आप देखो तो जो बैंक है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, वो यहाँ पर इरेशनल एक्सपीरियंस जो है उसके वजह से क्या हो रहा था, उसके वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो गए और यहाँ पर जो रिस्क है वो पाइल अप होता गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रिस्क लिए जिसके वो पाइल अप होता गया। आपने सुना होगा ना कि उस टाइम पर बैंक जो है उसमें प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिल रहे थे, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे CDS हो गया, CDO हो गया, MBS हो गया, ABS हो गया, बहुत सारे और एक्रोनियम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर जो रिच कंट्रीज है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम में डाल दिया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CFC जो है कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम के बाहर से, मतलब ये जो पहले आया था इकोनॉमिक सिस्टम का ही हिस्सा था, है ना, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है, तो उसके वजह से आया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आउटसाइड है इकोनॉमिक सिस्टम के, ये आया यहाँ पर पेंडेमिक स्प्रेड की वजह से, है ना। और यहाँ पर जो चाइना सेंटर्ड सप्लाई चेन है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गई है और उसी के साथ साथ लॉकडाउन्स की यहाँ पर घोषणा हो गई है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर स्टैंड स्टिल हो गई है और इसकी वजह से हमें ये क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो है ये यहाँ पर बहुत बुरी तरीके का अभी हमें कोरोना वायरस के वजह से देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके वक्त कौन सा देखने को मिल रहा था, उसके वक्त सोल्यूशन था कि भैया बैंक्स जो है, बैंक्स में फेथ रिस्टोर कर दो, क्योंकि बैंक यहाँ पर डूब गई थी तो लोगों का फेथ चला गया था। बैंक में फेथ रिस्टोर करो, फाइनेंशियल सिस्टम में फेथ रिस्टोर करो और जो बैंक्स है उनको यहाँ पर रेस्क्यू करो, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेस्क्यू करो, उनमें पैसा जो है वो इंड्यूस करके, जिनमें उनमें ताकत आ जाए, फिर उसके बाद वो पैसा जो है प्रोवाइड कर सके। इस तरीके से जो इकोनॉमी है जो गिरी हुई है उसको रिपेयर कर लो, सप्लाई डिमांड जो है उसे प्रॉपर कर लो और बात खत्म। हम यहाँ पर जो ग्रेट डिप्रेशन है उससे बाहर निकल गए। लेकिन अब यहाँ पर जो कोरोना फाइनेंशियल जो क्राइसिस आए हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर जो पेंडेमिक इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है तो यहाँ पर जो स्प्रेड है बहुत ही खतरनाक तरीके का हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पेंडेमिक है उसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो साइंस की तरफ से आना चाहिए। यहाँ पर जो सरकार है वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा प्रोवाइड करके नहीं होने वाला है, अभी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कितना ज़्यादा कर रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। जो यहाँ पर साइंस है उसके थ्रू यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वैक्सीन बोलिए या फिर इससे लड़ने के लिए कुछ क्षमता बोलिए या फिर ऐसा मास्क जिससे यहाँ पर कोरोना वायरस हो ही ना, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है ओरिजिनेट हुए थे सब प्राइम मॉर्टेज सेंटर से, यूएस से, है ना। मतलब यूएस जो है वहाँ से हमें देखने को मिले थे, उसके बाद वो रैपिडली वर्ल्ड में घुमा था। और यहाँ पर आप कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप देखो तो ये चाइना में जो है वहाँ पर देखने को मिला है, रैपिडली ये वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है कि ये जो था ये यूएसए में आया था फिर वर्ल्ड में घुमा था, ये जो है ये चाइना में आया फिर पूरे वर्ल्ड में घुमा, तो ये सिमिलरिटी है। लेकिन सिमिलरिटी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए यूएस जो है उसको यहाँ पर बड़े कदम जो है वो लेने थे, सिर्फ यूएस को, क्योंकि पूरी जो इकोनॉमी है वो यूएस से कनेक्टेड है। इसीलिए यूएसए ने अगर अपना प्रॉपर मेजर यहाँ पर ले लिया, मतलब अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर सुधार लिया, तो बट ऑब्वियसली कि बाकी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो अपने आप सुधर रही थी, अपने आप रिस्टोर हो रही थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप आ रहा था। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इंडिविजुअली हर देश जो है वो इससे जूझ रहा है। इंडिया को मेक इन इंडिया की तरफ जाना पड़ रहा है, इंडिया को आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे पर्टिकुलरली सारे देश जो है उनको भी इसी तरीके का, ऐसा नहीं है कि फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है वो सुधार ली और फिर उसके बाद सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है।
हर कंट्री को इंडिविजुअली यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ चाइना को या बोलिए या इंडिया को उस टाइम पर इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत बुरी तरीके का फर्क जो है वो पड़ा है। अब यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखिए, ये ग्लोबल थे लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री की वजह से हुआ था, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो कंट्री है वो अगर यहाँ पर उभर गई, जो रिच कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो अपने आप बाकी जो ग्लोब है वो सब अच्छा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ऐसी है कि पर्टिकुलर कंट्रीज को, क्योंकि चाइना जो है उस टाइम पर इम्पैक्ट नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पर 2008 का क्राइसिस आप देखिए, उस टाइम पर हमारी जीडीपी जो है पॉजिटिव में थी, जबकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज की जो जीडीपी है वो नेगेटिव में जा रही थी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इंडिविजुअली हर कंट्री जो है उसे यहाँ पर नुकसान फेस करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो जो भी डिफरेंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर लाइफ फाइनेंसिंग लेसन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हमें ग्रीड जो है, मतलब यहाँ पर जो ग्रीड होता है उससे यहाँ पर रिमाइंड करता है ना, कि ये यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ मत करो। कोरोना जो है यहाँ पर टीच करता है फोर्स ऑफ नेचर जो है हमेशा बिगर रहेगा देन कंबाइंड फोर्सेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कभी भी फोर्स ऑफ नेचर के आगे नहीं जा सकता है। फोर्स ऑफ नेचर हमेशा आगे रहेगा एज कंपेयर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब तक वहाँ पहुँची नहीं है। कितना भी हम बोलते कि हम बहुत एडवांस है, हम बहुत डेवलप है, अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल डेवलप नहीं है। यहाँ पर जो नेचर है, नेचर सबसे ज़्यादा डेवलप है, और इसीलिए नेचर की रिस्पेक्ट हमने करनी चाहिए, और नेचर जो है उसे पूजना चाहिए, नेचर जो है उसकी रखवाली करनी चाहिए, रैदर देन ये साइंस को डेवलपमेंट के लिए हम हमारे नेचर को, मतलब सोचिए जो भी यहाँ पर साइंस डेवलप हो रहा है, हम बोलते हैं कि वाह 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 साइंस इतना डेवलप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके वजह से जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। अब जब यहाँ पर एनवायरमेंट इतना खराब हो गया, एनवायरमेंट ने अपना प्रकोप दिखाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो फिर क्यों हम खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप होने दें, है ना। तो ये भी एक चीज़ जो है हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो ये सारा सिनारियो हमें यहाँ पर इस आर्टिकल से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं, जो कल फिर से जो थर्ड इसमें जो सीतारमन जी है वो आई और उन्होंने कुछ यहाँ पर पैकेज जो है वो अनाउंस किए। तो यहाँ पर आप देखो तो एग्रीकल्चर और अलाई सेक्टर जो उस पर काफ़ी फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक बोलिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बोलिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पर जो क्रक्स है उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है, कोड चीज़ जो उस पर फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़रूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़, जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज है उसको फॉर्मलाइज करने के लिए 10,000 करोड़। फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारे एमएसएमईज जो है ये फॉर्मलाइजेशन में ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, है ना। सोशल सिक्योरिटी सरकार ने कितनी दे, क्या दे, वो सब समझ में नहीं आता है। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो हर्बल कल्टीवेशन है उसके प्रमोशन के लिए, बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए इतना पैसा जो है वो दिया गया। और यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन जो है वो एक्सटेंड किया गया टोमेटो, ओनियन, पोटैटोज से सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। मतलब पहले सिर्फ टॉप पर था, है ना, कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, अब यहाँ पर सभी के लिए जो है वो लागू कर दिया गया है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ें। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ हमने देखी थी, इसके बारे में कहाँ हमने देखा था, हमने देखा था इकोनॉमिक सर्वे में। बहुत सारी जगहों पर हमने डिस्कस किया है, कल के भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पर कम करना चाहिए, गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है यहाँ पर कम होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है। अब यहाँ पर सरकार ने बोला है कि अब जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा। एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स जैसे कि सीरियल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ओनियन एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर डीरेगुलेट किए जाएंगे। मतलब सरकार जो यहाँ पर रेगुलेट, हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था ना, हमने ग्राफ के थ्रू देखा था किस तरीके से जो ओनियन है उसमें जब सरकार ने जो अपनी स्टॉक लिमिट लेकर आई तो कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला प्राइसेस में। अब यहाँ पर सरकार ने क्या बोला कि नहीं होगा। मतलब देखिए हम कितना सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि सरकार उस तरीके से स्टेप्स ले रही है। स्टॉक लिमिट जो है यहाँ पर इंपोज किए जाएंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही सिर्फ। उसी के साथ साथ कोई भी स्टॉक लिमिट जो है ऐसे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है अब वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही नहीं होता था। हमने यहाँ पर कई बार डिस्कस किया हुआ है, प्रॉफिट ना होने की वजह से वो एंटर नहीं करते हैं, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। इकोनॉमिक सर्वे में हमने प्रूव किया है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल लॉ जो है फॉर्मुलेट किया जाएगा जिससे कि फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सके अट्रैक्टिव प्राइसेस पर। बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड दिया जाएगा और ई ट्रेडिंग जो है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा और रिस्क मिटिगेशन जो है फार्मर को वो भी अश्योर्ड किया जाएगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो एक्चुअल में ज़रूरत थी वो चीज़ें हमें यहाँ पर अब देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो है प्राइस के क्रॉप के सोइंग के टाइम पर वो दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बोला है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क के लिए भी क्रिएट की जाएगी, रिस्क मिटिगेशन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पर क्या होगा, फार्मर बाउंड टू सेल, है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अब यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अब क्या होगा, सेंट्रल लॉ जो है वो भी फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिससे कि एडुकेट चॉइसेस जो है फार्मर को कि वो अपने प्रोडक्ट अट्रैक्टिव प्राइस पर सेल कर सके। जो इंटरस्टेट ट्रेड है उसका बैरियर खत्म और ई ट्रेडिंग यहाँ पर की जाएगी। जो यहाँ पर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है उसे भी यहाँ पर ये किया जाएगा, जिससे कि अब यहाँ पर कम्युनिटी एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट मतलब क्या है कि उसमें सरकार जो है फिक्स करती है प्राइसेस कि आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते हो, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो एग्रीकल्चर फूड स्टफ जो है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है अब यहाँ पर डीरेगुलेट कर दिए जाएंगे कि भैया अब यहाँ पर कोई लेन देन नहीं, अब यहाँ पर जैसा आपको बेचना है आप बेचो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कर दिया जाएगा और स्टॉक लिमिट जो है वो भी हटा दी जाएगी, जिससे कि इतना ही स्टॉक आपको रखना है, यही आप रख सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता था, अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा कि भैया अब मेरे को प्रॉफिट कमाने का मौका मिला है। और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगी तो यहाँ पर क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो भैया सब कुछ बढ़ेगा। उसी के साथ फ्रॉम टॉप टू टोटल 500 करोड़ दिया गया है। मतलब अब यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें पहले टोमेटोज, ओनियन, पोटैटोज थे, अब यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, 50% सब्सिडी जो है ट्रांसपोर्टेशन पर फ्रॉम सरप्लस टू डिफिसिट मार्केट्स, 50% जो सब्सिडी है स्टोरेज पर, जिसमें कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। पायलट रहेगा 6 मंथ्स के लिए, फिर वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बेटर प्राइस जो रियलाइजेशन है वो यहाँ पर फार्मर को मिल सकता है। वेस्टेज रिड्यूस होगा, बट ऑब्वियस है कि अब स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए। अभी कैसा है कि फार्मर के पास अगर 5 किलो टोमेटो है, वो अगर बेचने के लिए जा रहा है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रही है तो सड़ जाएंगे माल, है ना, वेस्टेज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर कोल्ड स्टोरेज है तो स्टोर करके रख रहा है, भैया नहीं खरीदना है मत खरीदो। अब यहाँ पर क्या होगा, माल सड़ेगा नहीं, उतना माल का उसको पूरा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी और रिड्यूस वेस्टेज भी हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। कीपिंग इनिशिएटिव है 500 करोड़ का। बी कीपिंग जो है लाइवलीहुड सपोर्टिव एक्टिविटी जो है रूरल एरियाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यील्ड इंक्रीज की जाएगी, क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज की जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हर्बल कल्टीवेशन है उसके लिए भी पैसा दिया गया है, जिससे कि हर्बल कल्टीवेशन जो है वो भी इंक्रीज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो भी यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ये एक्चुअल में अब रिफॉर्म जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश। तो इसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर लिखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का है। वीडियो पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिए, MM Academy डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।